हाय गाइस, माई सेल्फ नीरज। और आज आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि जो हम आज टॉपिक देखने वाले हैं वो एक्चुअली आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पे ही था। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि मैम डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो सारा बता दीजिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर किसी घर में डायबिटिक पेशेंट आप लोगों को बहुत जनरली आसानी से देखने को मिल जाएगा। जस्ट बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि डायबिटीज़ में क्या होता है, किस तरह से होता है, और हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं कि डायबिटीज़ एक्चुअली प्रोसेस क्या है, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, जनरली क्या होता है कि हम लोग हमारी डाइट में बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ों को ऐड रख करते हैं, और यहाँ से शुरू होती है डायबिटीज़ की कहानी। हालांकि कुछ लोगों को ये लगता है कि डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक डायबिटीज़ होती हैं जो कि जेनेटिक भी होती हैं, और एक टाइप की डायबिटीज़ ऐसी भी है जो आपकी ख़राब रूटीन और शायद कुछ और कॉन्सेप्ट के कारण भी हो सकती है। तो आओ इसे शुरू से और अच्छे से समझते हैं। तो बेसिकली डायबिटीज़ जिसे हम शुगर कहते हैं, एक्चुअली ये शुगर की कहानी शुरू यहाँ से होती है कि आप अपने खाने के अंदर बहुत सारा कार्ब्स खा रहे हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। अब इनके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे मोनोसैकेराइड कहा जाता है, एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे डाई कहा जाता है, और एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। इसी डाइसैकेराइड के अंदर जो है वो आता है आप लोगों का सुक्रोज। और सुक्रोज की कहानी, सुक्रोज जो कि आप लोगों का डाइसैकेराइड है, जिसका फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो C12H22O11 होता है। अब होता क्या है बेसिकली कि आपके शरीर के अंदर पैंक्रियाज के अंदर, आप यहाँ पे समझिएगा कि आपके शरीर के अंदर जो पैंक्रियाज है, यानी कि आप लोगों का जो अग्नाशय है, इस अग्नाशय के अंदर जो है वो 2 प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है जिसे एंडोक्राइन सेल कहते हैं, और एक होती है जिसे एक्सोक्राइन कहते हैं, यानी कि बहिर्स्रावी कोशिका और अंतःस्रावी कोशिका। अग्नाशय जो है वो एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड होती हैं। अब मिक्स ग्लैंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि यह जो है वो आप लोगों का हार्मोन भी रिलीज करती हैं और एंजाइम भी रिलीज करती हैं। लेकिन अग्नाशय की एंडोक्राइन जो सेल होती हैं, एंडोक्राइन सेल जो होती हैं, जिन्हें हम अंतःस्रावी कोशिका कहते हैं, और अंतःस्रावी कोशिका जो होती है वो हार्मोन का निर्माण करती हैं। अब अंतःस्रावी कोशिकाएं जो कि आपके पैंक्रियाज के अंदर हैं, ये भी आप लोगों के पास में 3 प्रकार की पाई जाती हैं, जिसमें एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा और एक होती है गामा। तो एंडोक्राइन सेल्स आर फॉर द 3 टाइप। अब ये जो 3 प्रकार की कोशिका हैं, इसके अंदर अल्फा कोशिका कुछ और काम करती हैं, जो कि आप इस तरह से समझिए कि आपने जो खाना खाया है, आपको जिस दिन आप खाना नहीं खाते उस दिन आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो अग्नाशय की एंडोक्राइन सेल की यही अल्फा कोशिका जो होती है वो बेसिकली ये काम कर रही होती है, आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, ताकि जिस दिन आपने खाना नहीं खाया उस दिन आपको एनर्जी मिल सके। अब अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती है, यह एक प्रकार का, क्योंकि हार्मोन रिलीज करती है ना, क्योंकि ये जितनी भी एंडोक्राइन सेल्स होती है ये हार्मोन रिलीज करती हैं, तो बीटा सेल ने भी एक हार्मोन को जो है वो बेसिकली रिलीज करना है। अब बीटा सेल ने जो हार्मोन रिलीज किया, इस हार्मोन का नाम है बच्चे इंसुलिन। अब ये इंसुलिन जो है वो बेसिकली करता क्या है, इसे समझने वाली बात है। इंसुलिन आपके शरीर के अंदर, क्योंकि आपने काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, आप काफ़ी सारी जो है वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि आप लोगों को नुकसान भी करती हैं। तो बेसिकली आप जब खाना खाते हैं और खाने के अंदर जब डाइजेशन होता है, तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके ब्लड के अंदर के इसी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपके अग्नाशय की बीटा कोशिका ने एक हार्मोन बनाया जिसका नाम है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन का क्या काम है, शुगर लेवल को कंट्रोल करना। इंसुलिन का काम क्या है, ये काम करता है शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अब शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब क्या होता है कि बदलते खान पान, या फिर बहुत सारा मीठा खा रहे हो अगर, है ना, या फिर जेनेटिक अगर है, तो एक वक्त के बाद में क्या होगा कि इंसुलिन जब बहुत, भाई आप सारे दिन मीठा खा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हो, तो बेसिकली क्या होगा, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और आपके इंसुलिन को ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ेगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसुलिन इतना काम कर चुका होगा कि वो अब खराब हो चुका है। आप इसे इस तरह से समझिए। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना इंसुलिन का सीक्रेशन होना चाहिए था, उतना सीक्रेशन आपके इंसुलिन का हो नहीं पाता है। अब अगर इंसुलिन का सीक्रेशन उतना नहीं हो पाएगा, तो आपके ब्लड के अंदर क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर जो पहले शुगर का लेवल कंट्रोल किया करता था, वो शुगर का लेवल जो है वो अनकंट्रोल हो जाएगा, है ना। और अब जब भी किसी चीज के अंदर, या चाहे बॉडी हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज की अति तो वैसे ही नुकसानदायक है। और जब शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि शुगर को पचाने वाला है, शुगर को खत्म करने वाला, तो अब ये खत्म हो चुका है, इसलिए जो है वो आपका शुरू होता है, शुगर लेवल अगर इंक्रीज हो गया तो अब आपको जो रोग होगा उसे कहेंगे हम लोग डायबिटीज।
जनरली डायबिटिक पेशेंट को अगर सिम्टम्स की मैं बात करती हूँ तो आप लोगों को देखने मिलेगा कि इन्हें यूरिन बहुत ज़्यादा जो है वो आता है ना। इसका भी एक वजह है, इसका भी एक रीज़न है। इसके रीज़न की कहानी भी जो है वो शुरू काफ़ी सारी जगह से हो सकती है, जैसे कि एक वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है जो कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब क्या होता है कि वैसोप्रेसिन हार्मोन वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है शुगर लेवल को नहीं, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो आपकी यूरिन के बैलेंस को देखता है कि कितना वाटर जाना है, कितना यूरिन के अंदर सोडियम जाना है, पोटेशियम जाना है ना। तो वैसोप्रेसिन अगर डिसफंक्शन हो जाता है तो भी आपके यूरिन जो है वो एक्सट्रीमली जो है वो रिलीज होता है। तो शुगर के पेशेंट को देखा गया है जनरली उन्हें यूरिन पास आउट के लिए बहुत जल्दी जल्दी जाना होता है, क्योंकि उनका वो जो कंट्रोल्ड हार्मोन है वो अब अनबैलेंस्ड हो चुके हैं, है ना। या फिर ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी के घाव जो होते हैं वो जल्दी हिल नहीं होते, है ना। तो ऐसे कुछ काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट को देखने को मिलते हैं। अब इसके इलाज के लिए क्या कर सकते हैं? अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण अगर आप लोगों को डायबिटीज़ हुई है, जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस भी आती हैं, डायबिटीज़ के टाइप में अगर बात करते हो तो डायबिटीज़ इंसिपिटस भी होती हैं, तो बेसिकली अब इसके लिए क्या करते हैं कि या तो शुगर कम खाओ, और शुगर के पेशेंट को, क्योंकि इंसुलिन अब अगर कभी ऐसा होता है कि शुगर बहुत एक्सट्रीम हो गई क्योंकि इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, तो ऐसे केस में आप लोगों ने जनरली शुगर के पेशेंट्स को देखा होगा इंजेक्शन वगैरह लगाते हुए। तो आपने देखा होगा कि खाना खाने से पहले वो अपने पेट में खुद से ही एक इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। तो बेसिकली इंट्राडर्मल वो इंजेक्शन लगता है, और वो शुगर पेशेंट खुद से भी लगा सकते हैं क्योंकि कोई वेसल्स में नहीं लग रहा होता है वो, है ना, वो बॉडी में इंजर्ट करना होता है बस। तो बेसिकली वो इंजेक्शन किसका होता है? वो आर्टिफिशियल इंसुलिन को ही बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे होते हैं खाना खाने से पहले, क्योंकि खाना खाने के बाद में खाएंगे क्या? कार्ब्स ही तो खाएंगे हम लोग, चाहे कम खाओ चाहे ज़्यादा खाओ, कार्बोहाइड्रेट तो खाएंगे। और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उसको पचने के बाद में आपका शुगर लेवल वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, और शुगर लेवल अगर वैसे ही इंक्रीज हो गया, अब शुगर लेवल बेसिकली है क्या? जिसे आप शुगर कह रहे हैं इन्हें ब्लड शुगर कहते हो, ये एक्चुअली ग्लूकोज ही है, क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे पॉलीसेकेराइड हो, चाहे मोनोसेकेराइड हो, चाहे डाइसेकेराइड हो, ये टूटेगा तो ग्लूकोज के अंदर ही, और ग्लूकोज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी कैन से कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली हुआ क्या कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो है, ब्लड शुगर जिसे ग्लूकोज कहते हैं, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन आपकी बॉडी में है नहीं, इसलिए आप लोगों ने आर्टिफिशियली इंसुलिन को इंसर्ट करवाया, जिससे आपका बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली इंसुलिन गया, तो वो इंसुलिन इस शुगर को कंट्रोल करेगा, और शुगर पेशेंट जो है वो एक्स्ट्रा शुगर की जो हाइप से बच पाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुगर के लिए होती हैं। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ की और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, अच्छा एक और चीज़ बताई देती हूँ, जेनेटिक्स की बात करते हैं कि शुगर जेनेटिक्स कैसे है। तो ऐसा होता है, जनरली देखने को मिलता है कि ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर इंसुलिन की कमी जो है वो किसी जीन के कारण अगर हो रही है तो वो जीन पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा ही जाएगा। और मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में भी इंसुलिन जेनेटिक चीज़ों के बारे में बताया कि जेनेटिक डिजीज़ कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस ज़रूर से देख लेना, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी स्पेसिफिक जीन के कारण इंसुलिन के अंदर डेफिशिएंसी है तो फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी, और फिर वो इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी, और इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी तो बाकी की प्रोसेस तो मैंने बताई कि किस तरह से आपका ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा और आपको डायबिटीज़ हो जाएंगी। तो दैट इज़ द ऑल प्रोसेस जो कि डायबिटीज़ के बिहाफ पर होती हैं। ये सेशन हर दिन होता है, आपको इसी चैनल पर वीडियोज़ के सेक्शन में मिल जाएगा। एक तो चीज़ आप ये कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है इस टाइम पर आकर इस सेशन को डेफिनेटली देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी एग्जाम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो SSC अड्डा 24/7 पर हर दिन मेरा सेशन होता है शाम को 5 बजे। आप वो देख सकते हैं जिसमें आप अपने साइंस के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। इट्स नॉट अबाउट, वो सेशन आपका साइंस के लिए भी रहेगा, रेलवेज के एग्जाम्स के लिए भी रहेगा, CDS, काफ़ी सारे एग्जाम्स, हर वो एग्जाम जिसमें साइंस आती है। तो SSC अड्डा 24/7 पर शाम को 5 बजे ये सेशन होता है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपके पास में स्टेनो के भी जो है वो बैचेस आप लोगों के हैं, जो अभी नए बैचेस आए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप HSL के भी काफ़ी सारे बैचेस, जैसे कि ये शपथ बैच है जो कि अभी आया है, आप इसमें एनरोल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप CGL के अंदर हैं तो उसमें भी एनरोल करवा सकते हैं। आपको मैं बता देती हूँ कि आप किसी भी बैच में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आता है। ये मैं प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ, 80% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इन बैचेस पर अगर आप लोग कोड लगाते हैं, और आपने कोड लगाना है Y698, और आप लोगों ने जैसे ही Y698 कोड लगाया
जैसे ही आप Y698 कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, और Y698 कोड लगाने पर आपको 80% डिस्काउंट देखने को मिलता है। जैसे कि ये CGL टीयर 1 और टीयर 2 का जो बैच है ये एक्चुअली जो है वो बेसिकली 7,000 का था, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने 80% डिस्काउंट दिया तो ये 1,500 रुपये के अंदर आपको ये बैच मिल जाएगा विथ प्रॉपर आपका जो है वो टेस्ट सीरीज है ना, ई बुक्स और सारी चीज़ों के साथ में। ऐसे ही आप रेलवेज वाले सेगमेंट में भी जा सकते हैं। आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे वाले सेगमेंट में जाकर आपका RPF का बैच है, NTPC का बैच है, आप मुझसे डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भाई RPF का बैच है, यहाँ पर आपके उसमें सुपर 5000 भी जो है वो आपका ये बैच है, इस बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। परिवर्तन RPF है, आप उस बैच के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। ये जो सुपर 5000 बैच है इसके अंदर आपको 100 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज, ई बुक्स मिल जाती हैं, सब चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें आप एनरोल करना चाहते हैं, बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और कोड लगा दीजिए Y698। जैसे ही Y698 कोड लगाया, मात्र कितने रुपए में, ये किसका बैच है, Y698 कोड लगाया, ये रेलवे का बैच है, और इस बैच का एक्चुअल प्राइस तो भाई 5,000 रुपये है, लेकिन ये आपको ओनली फॉर इस कोड के माध्यम से 900 रुपये का मिलेगा 80% डिस्काउंट के साथ में। तो दैट इज़ द ऑल थिंग्स। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और मुझसे हमेशा हर दिन ये सेशन मिलेगा आपको इन्हीं वीडियोज़ की लिस्ट में, ज़रूर से देखें। टिल देन सी यू, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच।